वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एएलपी के लिए आप लोगों के सामने सीट नंबर 15 लेके आऊँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बुक का जो भी सेट है, यानी कि टोटल 20 सेट है, सारे क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ विथ डिस्कशन, और बहुत सारे मैं ट्रिक भी देता हूँ जो आप लोगों के लिए एक सेट हो जाता है। तो सबसे पहले आज का आप लोग को जो ऊर्जावान बनाएगा वो आप लोगों के सामने मोटिवेशन, यानी कि विचार ये रहा। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोग के लिए हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ आप लोग के लिए जरूर अच्छा होता है। तो चलिए, आज का 15 क्वेश्चन, यानी कि आज आप लोग का सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन से मुकाबला करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। ब्रिटेनिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है, इसे निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग करते हैं। ऑलरेडी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिख चुका है ब्रिटेनिया जोड़ किस प्रकार का जोड़ है, विद्युतीय जोड़ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ब्रिटेनिया जोड़ एक प्रकार का विद्युतीय जोड़ है। इसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं ओवर हेड लाइन में करते हैं। क्या कहाँ पे करते हैं? ओवर हेड लाइन में करते हैं। क्लियर है? और इस प्रकार के जोड़ में तारों अथवा केबल के चालकों को एक दूसरे के समांतर व सटाकर रखते हैं। तो ऑलरेडी इसका आंसर आप लोग समझ गए। हमेशा इसका करते हैं ऊपरी तार में। कहाँ करते हैं? ऊपर हेड वायर में करते हैं। तो आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें इसमें दोनों तारों का तीसरा तार लपेट कर जोड़ तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग हम लोग ओवरहेड लाइन में भी करते हैं, ओवरहेड लाइन में भी किया जाता है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग भी ये रहा। किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है। उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना करें। ऑलरेडी फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग को देखना है, सबसे पहले आर, तो आर का वैल्यू देखिएगा तो 50 ओम लिख रहा। तो सबसे पहले प्रतिरोध आप लोग 50 ओम लिख रहा। फिर भी का वैल्यू आप लोग के बीच में लिख रहा 200 वोल्ट लिख रहा। कितना लिख रहा? 200 वोल्ट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ओम्स का लॉ यूज कीजिएगा। तो ऑलरेडी ओम्स का लॉ लिखिए तो आप लोग का वैल्यू आएगा आई बराबर क्या होता है? वी बाय आर होता है। तो ऑलमोस्टली आप लोग वी का वैल्यू कितना दिया? 200। तो 200 लिख देंगे और आर का वैल्यू देखिएगा 50 दिया। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालते हैं तो आप लोग के बीच में 4 एम्पियर आप लोग के बीच राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा। फ्रेंड्स, आप लोग ओम का नियम ऑलरेडी पढ़ेंगे। ओम के नियम के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे जो ट्रू होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? भी होता है। आप लोग पढ़े हुए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? भी होता है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी लिख सकते हैं भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। इसके साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे भी बराबर क्या होता है? आई आर। ये तीनों चीज़ को आप लोग जानते होंगे। इसके साथ साथ ओम का नियम जो था वो एसी एवं डीसी दोनों पर ये अप्लाई करता है, यानी कि कंडक्टर पे अप्लाई करता है, लेकिन अर्धचालक पे ये अप्लाई नहीं करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंस आप लोग को ओम के नियम में बताना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे। इसमें क्या होता है? जे बराबर सिग्मा ई, ये भी आप लोग को ओम्स के नियम के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच में क्या रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध क्या कहलाते हैं। और मोस्टली फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? याद रखिए, कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त या अचालक पर बंधक पदार्थ के साथ मिलाकर कार्बन प्रतिरोध बनाए जाते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिए, कार्बन प्रतिरोध अत्यधिक तापमान संवेदी होता है, यानी कि तापमान संवेदी होता है। ये बहुत ही तापमान संवेदी होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, जिसके कारण इसका उपयोग हम लोग नियत और निम्न तार पर हम लोग करते हैं। क्लियर है? और इसका जो रेटिंग होता है ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। इसका प्रतिरोधक का जो मान होता है 1 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और इसके साथ साथ कार्बन में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। क्वेश्चन आता है कार्बन में कैसा ऋणात्मक गुणांक होता है? तो ये होता है ऋणात्मक होता है। याद रखिए, कार्बन में कैसा गुणांक होता है? तो ऋणात्मक होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो आप लोगों को होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 0.75 से लेके 1% के बीच में होता है। 0.75 से लेके 1% के बीच में होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में ये रहा। एक 1000 मेगा वोल्ट एम्पियर 33 केबी 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है, तो रेटेड मेकिंग करंट क्या होगा। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को पीक वैल्यू निकालना है। तो आप लोग को सबसे पहले मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए वोल्टेज रेटेड का वैल्यू क्या लिख रहा है। ऑलरेडी देख सकते हैं वोल्टेज रेटेड का वैल्यू लिख रहा है आप लोग के बीच में
यहाँ पे लिखा 33 kV, तो ऑलमोस्टली आप लोग लिख सकते हैं 33। आप लोग के लिए किलो के लिख रहा है तो 10 टू पावर हम लोग 3 लिख सकते हैं अवोल्ट, ये लिख सकते हैं। और आप लोग को निकालना करंट निकालना सिमेट्रिकल के फॉर्म में, कल मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आई सिमेट्रिकल, तो आई सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, देखिए इसके लिए डायरेक्टली मैं आप लोग को बताना चाहते हैं। एक मैं परसों फार्मूला बताया था, ब्रेकिंग क्षमता। जब भी ब्रेकिंग क्षमता आप लोग को दिया जाता है, देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग क्षमता का विवरण है, तो जब भी ब्रेकिंग क्षमता दिया जाता है तो देखिए उसका फार्मूला होता है वी रेटेड। देखिए होता है फार्मूला वी रेटेड मल्टीप्लाई होता है आई सिमेट्रिकल होता है, आई सिमेट्रिकल होता है, क्लियर है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को आई सिमेट्रिकल निकालना है। तो ऑलमोस्टली आई सिमेट्रिकल निकालने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले वोल्ट कितना था, तो ऑलरेडी देखते हैं 1000 था। तो अब मेगा के लिए हम 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं, 6 लिखते हैं, 10 टू पावर 6 कर दिए, क्लियर। और हम क्या करेंगे, देखिए फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अंडर रूट 3 करते हैं, फिर 33 आप लोग का दिया था इंटू 10 टू पावर क्या करेंगे 3 करेंगे। और मोस्टली इससे अगर सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का भी चाहेगा 17.45 के आएगा, क्या आएगा के आएगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे देखिएगा मेकिंग करंट निकालना, क्या निकालना मेकिंग करंट। तो ऑलमोस्टली मेकिंग करंट निकालेंगे तो 2.55 से, यानी 2.55 से हम लोग क्या करेंगे 17.49 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा 44.6 के आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा। और मोस्टली आप लोग सोच रहे हैं मेकिंग करंट का वैल्यू क्या होता है, तो मेकिंग करंट का जो वैल्यू होता है वह 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट का वैल्यू होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करें। तो देखिए इसमें जो ज्वाइंट की जो पहचान लिख रहा है ये ऑलमोस्टली आप लोग देखिएगा फिगर के अनुसार, तो ये राइट टेल ज्वाइंट बोलते हैं, इससे क्या बोलते हैं राइट टेल ज्वाइंट। तो ये ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए याद रखिएगा इस प्रकार का जोड़ ओवरहेड लाइन में खंभे के ऊपर स्थापित एवं इंसुलेटर पर लगाया जाता है, क्लियर है। लाइन के मध्य में कभी भी इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRC फ्यूज का आशय क्या है। तो ऑलरेडी फिर सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे HRC का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए लिख रहा हाई रजिस्ट, देखिए HRC का फुल फॉर्म सबसे पहले जानिए। HRC ऑलमोस्टली आप लोग यूज भी किए होंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है H फॉर होता है हाई, क्या होता है फ्रेंड हाई रिपोर्टिंग, यानी REPUTRING हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी होता है फ्यूज, क्लियर है। याद रखिएगा HRC फ्यूज कारतूसी फ्यूज का ही एक विकसित रूप होता है। तो ऑलरेडी अगर ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा, यानी हाई रफ्सिंग कैपेसिटी फ्यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। याद रखिए इसका फ्यूजिंग होता है 1.1 होता है, 1.1 होता है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिख रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा एक 3 फेज अल्टरनेटर में एक आर्मेचर 120 स्लॉट है, एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है, तो अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है, तो स्लॉट कोण का मान क्या होगा। ऑलरेडी फ्रेंड देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए स्लॉट क्या दे रहा 120 स्लॉट दे रहा, क्लियर है। पोल की संख्या अगर आप लोग देखते हैं तो पोल की संख्या 8 दे रहा। अब टोटल 3 फेज है, तो सबसे पहले आप लोग को निकाला स्लॉट एंगल। ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे स्लॉट एंगल का फॉर्मूला, देखिए मैं लिख देता हूँ आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो स्लॉट एंगल का सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं 180 डिग्री करते हैं गुना पोल करते हैं, 180 डिग्री को हम लोग पोल से गुना करते हैं और डिवाइड हम लोग किससे करते हैं नंबर ऑफ स्लॉट से करते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट से करते हैं, यानी SLOT से करते हैं। अब देखिए 180 कर देंगे। अब पोल ऑलरेडी देख सकते हैं पोल की संख्या आप लोग बीच में 8 लिख रहा, क्लियर है। और नंबर ऑफ स्लॉट्स देख सकते हैं तो आप लोग को 120 लिख रहा। तो हम लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के बीच में आंसर आएगा 12 डिग्री, क्या आएगा 12 डिग्री। यहाँ से आप लोग के लिए की पॉइंट्स ये निकला कि आप लोग फार्मूला को स्क्रीनशॉट करिए। स्लॉट कोण का फार्मूला होता है 180 डिग्री गुना पोल बाय नंबर ऑफ स्लॉट होता है, इस चीज़ को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, क्लियर है। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ सीसा अम्ल सेल का वाट घंटा दक्षता कितनी होती है। ऑलरेडी मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 75% होगा, क्या होता है 75% होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। बातें करते हैं सीसा अम्ल सेल के बारे में, यानी कि लीड एसिड सेल। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे लीड एसिड सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सेकेंडरी सेल, यानी कि फ्रेंड्स याद रखिए एक प्रकार का ये सेकेंडरी सेल होता है, क्लियर है। इसे पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तब यह EMF उत्पन्न करता है। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, देखिए विद्युत की जो क्षमता होती है, यानी विद्युत की जो क्षमता होती है बैटरी की जो क्षमता हुआ 2 चीज़ में मेजर करते हैं। सबसे पहले एम्पियर आवर में मेजर करते हैं, इसके साथ वाट आवर में मेजर करते हैं, क्लियर है। तो एम्पियर आवर में जो होता है हाई एफिशिएंसी होता है, तो इसमें जो आप लोग का एफिशिएंसी होता है वो 90 से लेकर 95% के बीच होता है, 90 से 95% के बीच में होती है। वही वाट आवर की बातें करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग को 80 से 85% के बीच में होता है। ये सारी चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल आयरन सेल का धनात्मक प्लेट बना होता है। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ निकेल आयरन सेल का धनात्मक जो प्लेट बना होता है वह निकेल हाइड्रोक्साइड तथा ऋणात्मक
ऋणात्मक प्लेट आयरन की बनी होती है। तो ऑलमोस्टली आप लोग कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिए निकेल आयरन का जो धनात्मक जो प्लेट बना होता है वह किसका बना होता है, निकेल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। और भाई अगर इसका ऋणात्मक की बातें करना चाहते हैं तो प्लेट आयरन का बना होता है। ऋणात्मक किसका बना होता है, ये तो प्लेट आयरन का बना होता है। इस चीज़ को भी आप लोग इससे याद रखिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा निकेल आयरन सेल होता है एक प्रकार का रिचार्जेबल होता है। क्या होता है ये, रिचार्जेबल होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं वह KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ LiOH यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब इसके साथ साथ इसका EMF का जो वैल्यू होता है वह 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट तक किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए एंड रूल द्वारा की जा सकती है, तो किसकी पहचान एंड रूल के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय ध्रुव या चुंबकीय सर्किट। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, देखिए चुंबकीय ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल, तो मैग्नेटिक पोल की पहचान हमेशा इन रूल से करते हैं। राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिएगा इसे सिरे का नियम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिरे का नियम भी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। हिस्टेरिसिस हानि को उस कोर के लिए पदार्थ का चयन करके कम किया जा सकता है जिसमें, तो देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे हिस्टेरिसिस लॉ। ऑलरेडी आप लोग देखेंगे ये किस में होता है, ट्रांसफार्मर में होता है। तो याद रखिएगा हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग कम हिस्टेरिसिस गुणांक का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। याद रखिएगा सिलिकॉन स्टील, देखिए सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरिसिस गुणांक होता है 0.01 होता है, जो सबसे कम होता है। क्वेश्चन आता है सबसे कम किस स्टील का हिस्टेरिसिस गुणांक होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन स्टील का होता है, यानी सिलिकॉन स्टील का होता है। क्वेश्चन आता है कितना होता है, तो 0.01 होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसका फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला लोग BH बोलते हैं। तो ऑलमोस्टली इसका फार्मूला लिखते हैं लोग सबसे पहले KH लिखते हैं, फिर लिखते हैं BM। यहाँ पे क्या लिखते हैं, BM। तो ये BM नहीं, आप लोग इसको अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है। इसके ऊपर लिखते हैं 1.6 लिखते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी इंटू वोल्ट लिखते हैं, सॉरी ये वॉल्यूम लिखते हैं। ये फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है। अगर क्वेश्चन आता है इसमें कि पीएच क्या है, तो ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था पीएच आप लोग का हिस्टेरिसिस लॉस है। क्लियर है। KH की बातें करना चाहते हैं तो हिस्टेरिसिस नियंत्रक है। अब BM की बातें करना चाहते हैं तो ये आप लोग का अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स हो गया, और F4 हो गया फ्रीक्वेंसी, अभी हो गया आप लोग का वॉल्यूम हो गया। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और हिस्टेरिसिस लॉस एक प्रकार के चुंबकीय हानि है। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ। तो लिख रहा यदि एक 10 ओम के प्रतिरोध और एक माइक्रोफैराड के संधारित्र को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति में संयोजित किया जाता है तो परिपथ में धारितीय प्रतिघात क्या होगा। तो मोस्टली फ्रेंड जब भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोग छाटिए। देखिए C यानी कि कैपेसिटर का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू लिख रहा है आप लोग 1 माइक्रोफैराड लिख रहा है। ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे कैपेसिटेंस को हमेशा माइक्रो में लिखते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ऑलमोस्टली फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं तो 50 हर्ट्ज लिख रहा है, तो मैं 50 हर्ट्ज लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए रेजिस्टेंस की बातें करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की बातें करना चाहिए तो 10 ओम हो गया। कितना हो गया, ओम हो गया, 10 ओम हो गया। अब भी की बात करना चाहते हैं तो भी देखिए तो 230 वोल्ट हो गया। क्या हो गया, 230 वोल्ट हो गया। हमें क्या निकालना है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग निकाल सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को लोग XC लिखते हैं। तो इसका फार्मूला आप लोग को मैं बताया था, देखिए 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू C कीजिएगा। अब इस फार्मूला पे आप लोग को पुट ऑन करना है। क्लियर है। तो देखिए मैं इसी फार्मूला पे सारी चीज़ को मैं पुट ऑन करूँगा। सबसे पहले XC निकालना है, यानी कि XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सबसे पहले 1 करेंगे, देखिए 2 पाई, तो पाई का ऑलमोस्टली फार्मूला लिखिए 3.14 वैल्यू पुट कीजिएगा F। तो फ्रीक्वेंसी 50 दिया था। अब आप लोग को C का वैल्यू लिखना था, तो C का वैल्यू देखते हैं तो 1 माइक्रोफैराड, तो 1 ले दिए। 10 टू पावर क्या करें, मेगा के लिए हम माइक्रो के लिए -6 कर देंगे। क्लियर है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे सॉल्व करते तो 3184 ओम आएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर होगा आप लोग का 3184 ओम। तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा 3184। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। यहाँ से आप लोग एक और आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ओम होता है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ से मैं बातें करना चाहता हूँ कैपेसिटेंस के बारे में। सबसे पहले कैपेसिटेंस के बारे में 2 वर्ड्स बताता हूँ। सबसे पहले जाने कैपेसिटेंस होता क्या है। देखिए मैं इसके बारे में पूरा का पूरे कम से कम 10 वर्ड्स बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। देखिए कैपेसिटेंस परिपथ में वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि याद रखिए कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी परिपथ में वोल्टेज में, याद रखिए वोल्टेज में परिवर्तन का ये विरोध करता है। इस चीज़ को याद रखिए। ये क्या करता है, वोल्टेज में परिवर्तन का ये विरोध करता है। कौन, तो कैपेसिटेंस करता है। क्लियर है।
चलिए अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले कैपेसिटर बारे में आप लोग पढ़े होते, देखिए सी से डिनोट करते हैं। यहाँ इसके बारे में फार्मूला सबसे पहले देखिए, एक फार्मूला पढ़े होंगे सी का फार्मूला। तो सी का जो फार्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, यानी कि अगर क्वेश्चन बोलता है कि कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, तो ए फॉर एरिया हो गया, डी फॉर डाई इलेक्ट्रिक यानी कि जो गैपिंग होता है उस पर करता है। क्लियर है। फिर देखिए सी का एक और फार्मूला होता है, सी इक्वल टू होता है क्यू बाय वी होता है। क्या होता है? क्यू बाय वी होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसके लिए एनर्जी का वैल्यू पूछता है तो लिखिएगा हाफ लिखिएगा, फिर सी वी स्क्वायर कीजिएगा। क्लियर है। इसके साथ साथ अभी जो फार्मूला आया था, यानी कि रिएक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू पूछता है तो 1/2 पाई एफ सी कीजिएगा, 1/2 पाई एफ सी कीजिएगा। और मोस्टली फिर इसमें एक और फार्मूला पूछता है, देखिए इसका अगर आप लोगों को बोला सीरीज के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ सीरीज यानी ऐसी सीरीज के लिए कीजिएगा तो सबसे पहले इसको 1/C1 करेंगे प्लस 1/C2 कीजिएगा। वही अगर इसका पैरेलल के लिए पूछता है तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, C1 प्लस C2 करते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। ये सारी चीज़ों को आप लोग एक बार में ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं एक बार में पूरे का पूरे बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स 40 नंबर आप लोग को पिचपोरा फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन लिख रहा है। आवृत्ति जितना होगी बिजली का झटका उतना ही खतरनाक होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। देखिए आवृत्ति जितना कम होता है बिजली का झटका उतना ही अधिक होता है। तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्टली देखिए स्टेप से आप लोग बनाते होंगे। देखिए ये आप लोग का ग्राफ किसका है, तो आप लोग जानते हैं डीसी का है, लेकिन हम लोग सामान्यतः हम लोग एसी का यूज करते हैं। एसी का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि धीरे धीरे से गति प्रदान करता है। देखिए ये जो आप लोग का ये जो आप लोग का जा रहा है ये वेव, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसाइडल वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोसाइडल वेव बोलते हैं। और ये आप लोग का जो डिग्री है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्या बोलते हैं फ्रेंड? इलेक्ट्रिकल डिग्री। क्लियर है। तो इसमें याद रखिएगा आवृत्ति का मान जितना कम होता है, आवृत्ति का मान जितना कम होता है बिजली का झटका उतना ही खतरनाक अधिक होता है। तो देखिए आवृत्ति जितनी कम होती है, आवृत्ति जितनी कम होती है बिजली का झटका क्या होता है उतना ही अधिक होता है। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आवृत्ति के बढ़ने से उत्तेजना प्रभाव कम होता है लेकिन हीटिंग के प्रभाव में वृद्धि होती है। क्लियर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बातें करते हैं आवृत्ति का, तो ऑलमोस्टली इसे एफ से डिनोट करते हैं। ये जो फार्मूला था 1/T का होता है। अब देखिए टाइम का क्या ऐसा यूनिट होता है, सेकेंड का, तो इसको किया तो सेकेंड इनवर्स को ही हम लोग बोलते हैं हर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्स बोलते हैं। क्लियर है। और हर्ट्स किसे कहते हैं? तो इकाई समय में पूर्ण ढोलनों की संख्या को बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं। चलिए अब भारत में जो करंट जो चलता है उसकी आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्स होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्स होता है अकॉर्डिंग टू नियम होता है 1956 के अकॉर्डिंग। लेकिन इसका पोलराइजेशन का जो वैल्यू होता है प्लस माइनस 3% होता है। यानी कि देखा जाए ना तो आप लोग 48% देखिए 48.5% से लेकर आप लोग का 51.5% यानी कि फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रही है। तो देखिए अगर ए और बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध 50 ओम है तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। देखिए इसमें आप लोग को निकालना है ए और बी के बीच देखिए ए है आप लोग का, ये बी है, इसके बीच लिखा प्रतिरोध कितना 10 ओम है। तो आप लोग को आर का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग सेटिंग करेंगे इसका। तो ऑलमोस्टली सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसे बदलने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए ये आप लोग का क्या लिख रहा है 20 ओम लिख रहा है। क्लियर है। इसके साथ साथ ये आप लोग का रेजिस्टेंस है, ये देखिए आप लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 20 करेंगे इंटू आर करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस आर करेंगे, ये पैरेलल के लिए कर दिए। उसके बाद देखिए ये आप लोग का 10 लिख रहा है तो 10 लिख दिए। उसके बाद भी आप लोग देखिए यहाँ भी आप लोग का 10 लिख रहा प्लस आप लोग एक और बोल रहा था रेजिस्टेंस, तो ये बराबर लिखेंगे आर इक्विवेलेंट यानी ए भी निकालिएगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो आर का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो आप लोग का देखिएगा ना तो आर का वैल्यू आएगा 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर है 20 नहीं है तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस लिखिएगा। तो इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 20 ओम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी प्रेरण मोटर जो कि इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जब भी वोल्टेज को कम करना है, देखिए स्टार्ट करते समय अगर आप लोग वोल्टेज को कम करना चाहते हैं ना तो किस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे, एक होता है डेल्टा स्टार्टर होता है, फिर डेल्टा स्टार होता है, स्टार्टर डेल्टा होता है। तो स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए हमेशा जो प्रयोग करते हैं वो स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ध्यान से सुनिएगा केवल, किसी इंडक्शन को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है।
अब देखिए, प्रेरण मोटर स्टार्टिंग में अत्यधिक धारा लेती है जिससे लाइन वोल्टेज में अत्यधिक गिरावट होती है। इसके साथ साथ मैं दो फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। इस वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ और मैं बता रहा हूँ। स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार में संयोजित प्रकृत करता है, जिसमें वाइंडिंग जो होता है आप लोग के लिए बताना चाहता हूँ VL√3 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टार संयोजन के बारे में सबसे पहले देखिए, स्टार संयोजन के बारे में जो बता रहा हूँ इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले स्टार संयोजन यहाँ पे लिख लीजिए, स्टार संयोजन ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे। तो स्टार संयोजन में देखिए, लाइन करंट और आप लोग का जो फेज करंट होता है ये दोनों आपस में इक्वल होता है। इसके साथ साथ देखिए एल भी यानी कि लाइन वोल्टेज जो होता है ना आप लोग का √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज का। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, फेज वोल्टेज का ही √3 टाइम्स होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए, इसमें जो आप लोग का होता है रेजिस्टेंस की बातें करना चाहता हूँ, यानी कि इसमें जो आप लोग का स्टार का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1/3 टाइम्स होता है आप लोग का। ये आप लोग का रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा का होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? ये नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दिया हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ स्टार डेल्टा में फ्रेंड्स याद रखिएगा 3 फेज तार होता है। कितना होता है? 3 फेज तार होता है और एक आप लोग का न्यूट्रल तार भी होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का पेपर में पूछा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या लिख रहा है। पीएन संधि डायोड में रिवर्स बायसिंग में बैटरी का नकारात्मक चार्ज छिद्रों को आकर्षित करता है और बैटरी का धनात्मक चार्ज क्या करता है? तो ऑलमोस्टली याद रखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड में फर्स्ट वायरिंग करने पर एन प्रकार के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरों की ओर आकर्षित करता है और पी प्रकार के होल बैटरी के ऋणात्मक सिरों की ओर आकर्षित करता है। तो ये जो होता है वो आप लोग को इसे बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर आप लोग जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? सी को। तो इसमें आप लोग का जो कहलाता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे पीएन संधि के बारे में। तो पीएन संधि सिर्फ अग्र बायसिस होने पर संचालित होती है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बता दूंगा। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एसी सर्किट में पावर घटक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा पावर फैक्टर। तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए, फार्मूला बोला एसी सर्किट में पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? तो ऑलमोस्टली सबसे पहले हम लोग बताना चाहते हैं पावर फैक्टर का जो फार्मूला होता है इसे हम लोग लिखते हैं cos फाई। क्या लिखते हैं? cos फाई। तो cos फाई का फार्मूला जो होता है वह वोल्टेज व धारा के मध्य का कोण होता है। सिंपल में देखिए, हम लोग सबसे पहले बताना चाहते हैं फाई। ये जो फाई जो होता है ना, याद रखिएगा, ये V और I यानी ये दोनों की जो एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फाई। यानी कि वोल्टेज और धारा की जो एंगल बनता है उसे ही बोलते हैं फाई बोलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग इसे क्या करते हैं? कोसाइन के फॉर्म में लिखते हैं। तो कोसाइन के जब फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम लोग cos फाई कर देते हैं। क्या बोलते हैं? cos फाई के फॉर्म में कर देते हैं। क्लियर है? और इसका फार्मूला जो होता है वो R/Z होता है, यानी प्रतिरोध बटा प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस बाय इम्पेडेंस। ये आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये होता है। तो बोला एसी सर्किट में पावर घटक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ऑलमोस्टली आप लोग याद रखिएगा वोल्टेज और करंट के बीच के जो कोसाइन एंगल बनता है उसके बीच होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। फिर देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा cos फाई, यानी कि cos फाई का तो दो में फार्मूला बता दें। इसके साथ साथ देखिए cos फाई के लिए आप लोग ये भी लिख सकते हैं एक्टिव पावर यानी कि एक्टिव पावर बटा वर्चुअल पावर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे एक्टिव पावर को जो हम लोग लिखते हैं VI। देखिए VI cos फाई लिखते हैं, VI cos फाई लिखते हैं और वर्चुअल पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? केवल VI लिखते हैं। क्लियर है? देखिएगा, और अगर इसका और भी हम लोग लिखना चाहते हैं, देखिए इसका यूनिट होता है, यानी एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो किलोवाट होता है। क्या होता है? किलोवाट होता है। और वेरिएंस का जो होता है आप लोग का किलोवोल्ट एम्पियर होता है, किलोवोल्ट एम्पियर होता है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, स्विचिंग प्रति अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए बॉयस करने की आवश्यकता होता है? और मोस्टली फ्रेंड देखिए, स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए बायस करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सैचुरेटेड और कट ऑफ रीजन में होता है। सैचुरेटेड और कट ऑफ रीजन में होता है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रहा, निम्नलिखित में कौन एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन लिख रहा है वीडियो एम्पलीफायर, प्रत्यक्ष युग्मित एम्पलीफायर, समांतर सर्किट या फिर क्लास ए एम्पलीफायर। तो देखिए सबसे पहले ये आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, समांतर में भी कभी नहीं करते, वीडियो में भी नहीं करते हैं, तो ऑलमोस्टली देखिएगा तो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बातें करना चाहते हैं देखिए एम्पलीफायर के बारे में, तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो सिग्नल के वोल्टेज, करंट और पावर को बढ़ाता है। सिंपल में याद रखिए वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और पावर को ये बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? एम्पलीफायर करता है। क्लियर है? चलिए, इसका इस्तेमाल हम लोग वायरलेस संचार एवं प्रसारण में सभी तरह के ऑडियो उपकरणों में करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ चुके हैं, देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो 21, प्रतिलोमक प्रवर्धक के रूप में संबद्ध किए गए ऑपरेशन प्रवर्धन में वर्चुअल ग्राउंड पर क्या होते हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए बोल रहा है प्रतिलोलम प्रवर्धन के रूप में संवर्ध किए गए ऑपरेशनल प्रवर्धन में वर्चुअल ग्राउंड पर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखें इसमें होता है अनवर्टिंग टर्मिनल होता है यानी प्रतिलोमी टर्मिनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को क्या कहते हैं। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को हमेशा अर्थ लीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थ लीड कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा, यानी अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी तार को क्या बोलते हैं? अर्थ लीड कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच ये रहा, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 20। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, देखिए अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से लिख लिए होंगे। देखिए 20 का आप लोग को बाइनरी डिजिट में लिखना है। सबसे पहले देखिए आप लोग को लिखने का तरीका, एक लिखिएगा फिर दो लिखिएगा, दो के बाद क्या लिखिएगा 4, फिर 4 दूनी क्या होता है 8, 8 दूनी 16, 16 को फिर 2 से गुना किया तो 32 होगा। आपको 20 के अंदर ही रखना था। तो देखिए 16 के बाद आता है 32, तो 32 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग 20 से कम आप लोग को 16 आ गया। अब देखिए आप लोग को इसमें कौन सा डिजिट यानी कौन कौन सा डिजिट का यूज करके 20 बना सकते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट डिजिट को देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे 16 को लेंगे, तो 16 में क्या जोड़ेंगे कि 20 आएगा, तो 16 4 20 हो गया। तो जिसका हम लोग जोड़े हैं तो उसके जब हम लोग एक लिख देंगे, देखिए एक एक लिख देंगे, और जिसका हम लोग यूज नहीं किया वहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे, यानी कि आप लोग का इसका जो आंसर आएगा 1 0 1 0 0 इस टाइप से। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन सा उपकरण एक मोटर को गलत वोल्टेज स्तर प्राप्त करने से बचाता है। तो देखिए ऑप्शन लिख रहा कॉन्ट्रैक्टर, फ्यूज, फेज अनुक्रम डिटेक्टर या कंट्रोल रिले। तो देखिए कौन सा उपकरण एक मोटर को गलत वोल्टेज स्तर प्राप्त करने से बचाता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को कीजिए, फेज अनुक्रम डिटेक्टर, यानी कि फेज सीक्वेंस डिटेक्टर जो हमेशा मोटर को गलत वोल्टेज स्तर से प्राप्त करने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए याद रखिए यह फेज अनुक्रम बदल जाने पर भी मोटर को स्टार्ट नहीं होने देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है। देखिए ए मीटर के लिए मार्ग प्रदान करता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा ए मीटर किसके लिए मार्ग प्रदान करता है, मिनिमम धारा, न्यूनतम वोल्टेज, अधिकतम वोल्टेज या अधिकतम धारा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ए मीटर जो होता है वो अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए मीटर अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करता है। क्लियर है? याद रखिएगा ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। ए मीटर का जो देखिए यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ, इसका ए मीटर है ना, तो देखिए आ मीटर, इसे हम लोग आ मीटर हिंदी में बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका दो चीज़ होता है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले होता है प्रतिरोध के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इसका जो प्रतिरोध होता है काफ़ी कम होता है, यानी प्रतिरोध यानी इसका रजिस्टर की बात करना चाहते हैं तो वो लो होता है। क्या होता है? ये कम होता है। क्लियर है? जो परिपथ में श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है, यानी उसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, ऑलमोस्टली पढ़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। क्लियर है? और इसमें जो परिपथ में श्रेणी क्रम से जुड़ा होता है और जिससे परिपथ की अधिकतम धारा प्रवाहित होती है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। इसका प्रतिरोध कम होता है लेकिन हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ के इससे अधिकतम धारा को प्रवाहित करते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ से दो चीज़ आता है, सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। देखिए आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध बोलेगा आपका आ मीटर का क्या होता है। देखिए एक होता है सबसे पहले आ मीटर का होता है, तो आ मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है आ मीटर का, तो एक होता है आ मीटर का। तो फ्रेंड्स आ मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह लो यानी कि करंट का यानी कि इसका लो होता है। क्या होता है? ये लो होता है। वही फ्रेंड्स अगर आप लोग को बोले आदर्श आ मीटर का, तो देखिए आदर्श आ मीटर का जो आप लोग का आदर्श आ मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। क्या होता है? ये शून्य होता है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का हो गया, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स था क्या? नहीं। चलिए अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसमें क्या लिखा है। तो आ मीटर से संबंधित कुछ वैसा और भी मेरे पास तो नहीं है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग बीच ये रहा
किसी हैलोजन फ्लड लैम्प का वाइजर किसके बने होता है? और मोस्टली आप लोग पढ़े होंगे। तो देखिए, किसी हैलोजन फ्लड लैम्प का जो वाइजर जो होता है वह कांच से बनता है। किसका बनता है? कांच से बनता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, हैलोजन लैम्प में हमेशा निष्क्रिय गैस यानी कि नोबल गैस के साथ हैलोजन हैलोजन समूह जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन की उपयोग गैस का भी हम लोग अल्प मात्रा में भरते हैं। क्लियर है? और इसके लैम्प की जो क्षमता होती है हमेशा याद रखिए 25 से लेके 35 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाला लुब्रिकेंट तेलों को SAE नंबर क्या प्रदर्शित करता है? और मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बातें करना चाहेंगे SAE का। देखिए SAE के बारे में सबसे पहले SAE का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होता है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाला लुब्रिकेंट तेलों में SAE नंबर जो होता है श्यानता यानी विस्कोसिटी को प्रदर्शित करता है। यानी कि फ्रेंड्स ये विस्कोसिटी को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? इसकी मदद से तेल के चिपचिपाहट की जानकारी प्राप्त होता है। यानी इसी की मदद से तेल का जो चिपचिपाहट होता है, चिपचिपाहट आप लोग समझते होंगे, तो इसकी जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए, और याद रखिए SAE नंबर में कुल 14 वर्ग होते हैं। कितना नंबर होते हैं? कुल 14 वर्ग होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। एक अतिरिक्त उच्च तनन को क्या कहा जाता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, उच्च तनन को हम लोग बोलते हैं HT। क्या बोलते हैं? HT। ऑलमोस्टली इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग हाई टेंशन। क्या लिखिएगा? हाई टेंशन, हाई टेंशन। तो ऑलमोस्टली याद रखिए, एक अतिरिक्त उच्च तनन यानी हाई टेंशन तार को दाब तार के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दाब तार यानी कि प्रेशर वायर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसका जो वोल्ट होता है वह 1 किलो वोल्ट से देखिए 1 किलो वोल्ट से लेकर वह 11 किलो वोल्ट तक होता है। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन में इसमें और भी कुछ लिख रहा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखते हैं क्या लिख रहा। तो 28 क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 29 को देखता हूँ। ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी होती है? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे, ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर पोर्सिलीन प्रयुक्त किया था। यानी किसका प्रयोग करते हैं? पोर्सिलीन। तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। DC शंट मोटर को भी कहा जाता है। ऑप्शन लिख रहा है निम्न वोल्टेज जनरेटर, DC श्रृंखला जनरेटर, नियत धारा जनरेटर या परिवर्तनीय वोल्टेज जनरेटर। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स DC जनरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? नियत वोल्टेज जनरेटर यानी फिक्स्ड वोल्टेज जनरेटर। यानी ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, याद रखिएगा, DC शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान लगभग स्थिर ही रहता है। क्या रहता है? ये स्थिर रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं नियत वोल्टेज जनरेटर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या आ रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा क्या लिखता है, देखते हैं क्वेश्चन। ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, यहाँ पे आगे क्वेश्चन फोकस कीजिए। देखिए, ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले नुकसान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए, ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाले हानि को हम लोग बोलते हैं ताम्र हानि। क्या बोलते हैं? ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस बोलते हैं। कॉपर लॉस यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो हानि होता है एक प्रकार का ताम्र हानि जो होता है एक प्रकार का परिवर्तनीय हानि होती है। क्या होती है? परिवर्तनीय हानि होती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, इसका भार धारा पे निर्भर करता है। यानी धारा पे निर्भर करता है। अब इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो देखिए, कॉपर लॉस को PCU लिखिएगा तो I² × R कीजिएगा। क्लियर है? इसमें लौह हानियाँ स्थिर होती है। चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा, लौह हानि को क्रोध हानि भी बोलते हैं। लौह हानि जो होता है ना, देखिए ये जो लौह हानि होती है उसको क्रोध हानि भी बोलते हैं। और लौह हानि 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग का होता है वो आप लोग का होता है हिस्टेरिसिस लॉस यानी जिससे pH बोलते हैं। और सेकंड जो आप लोग का होता है एडी करंट लॉस होता है। ये आप लोग का लौह हानि होता है। क्लियर है? और जिसमें ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण जो लॉस होता है उसे बोलते हैं ताम्र हानि की कॉपर लॉस बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर का अधिकतम दक्षता के लिए क्या होता है? फॉर मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ट्रांसफार्मर के अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानि लौह हानियों को बराबर होना चाहिए। यानी कि अभी जो मैं आप लोग को बताया हूँ, देखिए कॉपर लॉस और लौह हानि दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर में मुख्यतः 2 प्रकार की हानियाँ होती है। एक होता है लौह हानि जिसे आयरन लॉस कहते हैं। क्लियर है? और यह हानि लोड से स्वतंत्र होता है। यानी आयरन जो लॉस होता है वो लोड से स्वतंत्र होती है। क्लियर है? चलिए, एक होता है वेरिएबल हानि जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग में होता है।
चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का लिख रहा है ये, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किस प्रेरण मोटर में किया था। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग हम लोग जो करते हैं कम रेटिंग के प्रेरण मोटर को चलाने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर कीजिए था कम रेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रहा है ये। निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया चेतावनी संकेत क्या इंगित करता है। देखिए ये चित्र के बारे में बोल रहा, तो देखिए ये लिख रहा है बिजली के तार का कोई खतरा नहीं, ऑलमोस्टली खतरा तो शो कर रहा है। बिजली के घेरों का स्पर्श करें, बिजली की उष्मा को महसूस करो या बिजली के घेरे से दूर रहे। तो हमेशा याद रखें ये जो आप लोग का शो कर रहा है आप लोग को बोला बिजली के घेरे से दूर रहे, तो अपने ऑप्शन नंबर डी को कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो याद रखिए फ्रेंड चेतावनी चिन्ह द्वारा खतरे के चेतावनी को दी जाती है। अब इसका आकार देखे होंगे आप लोग, कैसा होता है ये त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है ये त्रिभुजाकार होता है। अब इसका देखिए याद रखिएगा इसका जो पृष्ठभूमि होता है, इसका पृष्ठभूमि देखिए कौन सा कलर का होता है, यानी कि येलो कलर का होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्टली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को भी चाहिए रहा, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु का सबसे हल्का कण है, सबसे अच्छा कण है। तो देखिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और जो सबसे बाहरी कक्षा जैसे मान लीजिए सोडियम लिखते हैं, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए तो 2 8 1 होगा। क्लियर है। तो बीच में क्या होता है, तो ये नाभिक होता है, इसके बाहर वो चक्कर लगाता है, तो सबसे बाहरी में जो जाता है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है जो कि सबसे हल्का होता है। क्लियर है। तो सबसे हल्का कौन कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर दीजिए। क्लियर है। याद रखिएगा प्रोटॉन की भार, देखिए एक होता है प्रोटॉन एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए प्रोटॉन की जो भार होता है ना वह इलेक्ट्रॉन की भार का 1840 हाँ 1840 गुना होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा 1840 गुना होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा 1840 गुना होता है। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है ऋणात्मक होता है। इसका जो वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। इसका जो खोज किया था जे थॉमसन नामक व्यक्ति ने किया था, यानी जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन ने किया था। अब बातें करना चाहते इसका नाम का, तो इसका जो नाम रखा था अस्टनी नामक साइंटिस्ट ने रखा था। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग याद करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा, घरेलू बिजली वायरिंग पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं है। ऑप्शन दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन है घरेलू बिजली वायरिंग को पर काम करते समय कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आवश्यक नहीं। दस्ताने, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग दस्ताने का यूज करते होंगे। फिर बोला विद्युत रोधी जूते, तो ऑलमोस्टली विद्युत यानी इंसुलेटिंग शूज़ का प्रयोग करते हैं। काले चश्मे, फिर विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो फ्रेंड देखिए काले चश्मे आपके लिए आवश्यक नहीं होता है, तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ये आप लोग का प्रेजेंट माइंड का क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। निम्नलिखित में से दिया गया प्रतीक निम्नलिखित में से किस डायोड को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये आप लोग का यहाँ से देखिए यहाँ पे जो डायोड देखिए इस टाइप से आप लोग को डायोड बना रहा है। क्लियर है। देखिए ये डायोड आप लोग को बना रहा। अब देखिए इस टाइप से आप लोग को बना के इस टाइप से कर रहा है। क्लियर है। तो ये जो आप लोग को दिख रहा शेप के अकॉर्डिंग देखे तो ये एस की तरह लिख रहा है। किसके तरह लिख रहा है, एस के अकॉर्डिंग लिख रहा है। तो एस फुल होता है स्कॉट की, क्या होता है स्कॉट की। तो देखिए स्कॉट की डायोड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो स्कॉट की डायोड होता है। वही अगर यहाँ पे अगर आप लोग का जेड की तरह लिख देता है इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं जेनर डायोड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड देखिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखते हैं, तो आई बराबर जो होता है डी क्यू बटा डी टी होता है। क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो ये आप लोग का फार्मूला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब देखिए आई का मैं फार्मूला क्या निकाला हूँ, देखिए क्यू बाई टी निकाला हूँ, क्यू बाई टी। अब क्यू, तो क्यू का ऐसा मतलब क्या होता है कूलम, और टाइम का क्या होता है सेकंड होता है, तो कूलम प्रति सेकंड। अब इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि विद्युत का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे विद्युत का सीजीएस जो मात्रक होता है वो बायोट होता है। क्या होता है, ये बायोट होता है। क्लियर है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यानी कि बोला जाए तो 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर बराबर जो होता है एम्पियर, देखिए सभी लिखिएगा ना, तो एम्पियर, तो 10 एम्पियर यानी 10 एम्पियर का जो वैल्यू होता है वह 1 बायोट के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ याद रखिएगा विद्युत धारा हमेशा
हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये हमेशा उच्च विभव से, देखिए लिख देता हूँ, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। क्लियर है। और इसका मापन के लिए आमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में करते हैं, और इसका जो चाल होता है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ चालकों के लिए ऊर्जा बैंड अंतराल का परिसीमा होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था कुछ चालकों के लिए ऊर्जा, देखिए सबसे पहले फॉरवर्डिंग गैप, ऑलमोस्टली आप लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले एक होता है, ये एक बैंड होता है, एक ये बैंड होता है। कुछ चालक के लिए बात कर, ये आप लोग हो गया। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए, ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड बोलते हैं। अब ये दोनों के बीच जो गैपिंग आप लोग को आ रहा है, देखिए ये दोनों के बीच में ये जो गैपिंग आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्डिंग गैप। क्या बोलते हैं? फॉरवर्डिंग गैप। तो हमेशा याद रखिए कुछ चालकों में, यानी इंसुलेटर में जो फॉरवर्डिंग गैप होता है वह जो था वह 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिखा तो आप लोग हाईएस्ट में जाए तो 3 से 6 लिख दीजिए, 3 से 6 तक। तो राइट आंसर 3 से 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए अगर कंडक्टर की बातें करना चाहते हैं, कंडक्टर में जो होता है वो फॉरवर्डिंग गैप 0 होता है। कितना होता है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वह इंसुलेटर की बातें करना चाहते हैं, सॉरी सेमी कंडक्टर की बातें करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था, सोल्डरिंग सामग्री को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री को बोलते हैं डिसॉल्विंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिसॉल्विंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और सोल्डर हटाने के लिए सोल्डर ब्रांड का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड समान होता है? तो फ्रेंड देखिए लैंप के बारे में बोला, तो देखिए लैंप के श्रृंखला संयोजन में निम्नलिखित में कौन सा मापदंड समान रहता है? तो हमेशा याद रखिएगा जब भी विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज कॉमन इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पे सीरीज के बारे में बोला, तो ऑलमोस्टली अगर आप लोग देखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप लोग धारा को प्रवाह करते हैं तो आप लोग को ऑलमोस्टली पता है इसमें करंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट होते हैं, करंट सेम होता है और वोल्टेज आप लोग का चेंज होते रहता है। तो राइट आंसर कीजिए तो विद्युत धारा, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है कि पहले लाल, फिर पीला, फिर भूरा और अंत में सिल्वर। इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। सबसे पहले देखिए कार्बन प्रतिरोधक के बारे में बात करना चाहते हैं, और मोस्टली देखिए कार्बन प्रतिरोधक के बारे में बात किए तो ये आप लोग का एक 4 बैंड का होता है, फिर 3 बैंड का भी होता है, 5 बैंड का, 4 बैंड का होता है, 5 बैंड का भी होता है, 6 बैंड का भी होता है। सबसे पहले हम बातें करना चाहते हैं, देखिए आप लोग को बीच में आप लोग को 3 बैंड वाला बताना चाहते हैं। देखिए आप लोग को 3 बैंड वाला, तो देखिए 3 बैंड वाला इस टाइप से रहेगा, 1 बैंड 2 4 बैंड वाला, 1 2 3 4। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें देखिए पहला और दूसरा ये दोनों जो होता है इसे बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। जो थर्ड वाला होता है इसे बोलते हैं गुणक, और जो लास्ट वाला होता है इसे बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। उसी प्रकार आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 में चल गया ना, तो लगातार 3 गो वाला को हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे? तो ऑलरेडी फिर इसको बोलते हैं रजिस्टर बोलेंगे, और चौथा वाला को हम लोग बोलते हैं गुणक बोलते हैं, 5वां को बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग को इस साथ साथ कार्बन कोड के बारे में बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स कार्बन कोड का एक फार्मूला होता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ऑलमोस्टली कार्बन कोड का जो फार्मूला होता है, देखिए सबसे पहले बोलिए बीबी। क्या बोलेगा? बीबी रॉय वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड। देखिए बीबी रॉय देखिए इसको बता देता हूँ। देखिए बेबी रॉय, सबसे पहले बोले बीबी रॉय गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। अब गए आप लोग बोले बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कोई भी वाइफ चाहती है कि उसके पास सोना और क्या हो? चांदी हो। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा सोना, और लास्ट में कोई भी वाइफ चाहती है कि उसके पास सोना और चांदी हो। इस टाइप से याद कीजिएगा। क्लियर है। अब देखिए इसका वैल्यू का बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कीजिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग का 10⁻⁻1 होता है, 10⁻⁻2 होता है। क्लियर है। अब इसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो एक कार्बन प्रतिरोधक में रंगों का कोड इस प्रकार, पहले बोला लाल, फिर बोला पीला, फिर बोला भूरा, फिर अंत में सिल्वर बोला। तो ऑलमोस्टली देखिए इसका फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। देखिए इसका फार्मूला अगर लिखते हैं तो सबसे पहले R1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? R1, फिर यहाँ पे R2, ये दोनों को मल्टीप्लाई के रूप यहाँ पे स्टेप्स करते हैं, फिर R3 करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्लस माइनस टॉलरेंस यानी R4 लिखते हैं। क्लियर है।
इस टाइप से आप लोग को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए पहले बोला लाल के बारे में, तो देखिए लाल के लिए हम लोग अगर देखिए कलर को वाइट कर दे रहा हूँ, देखिए लाल, तो लाल का देखिए संख्या क्या है, 2 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर, देखिए सबसे ऊपर लिख दिए, तो लाल के लिए 2 लिख दिए। फिर आप लोग के बीच में लिख रहा फिर पीला, तो पीला 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 पीला, देखिए 4 है तो लोग 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद आप लोग लिया फिर बोला भूरा, तो ऑलमोस्टली पहला होता है ब्लैक, फिर होता है भूरा। तो यहाँ पे जब जाएगा ना तो 10 टू पावर लिखिएगा 1 लिखिएगा, क्या लिखिए 10 टू पावर 1। फिर बोला सिल्वर, तो ऑलमोस्टली आप लोग को क्या बोला था, सिल्वर। तो देखिए सिल्वर के लिए देखिए ये सोना का, यानी सोना का होता है 10 टू पावर -1 होता है, और चांदी का क्या होता है -2 होता है। तो ये होता है, तो इसका जो गुणांक लिखते हैं, सोना का होता है 5% और चांदी का होता है 10%। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +-10% के रूप में लेंगे। यानी कि देखिएगा तो 240 यानी 240 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या लिखा था 240 आएगा आप लोग का, +-10% आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी कंसेप्ट अगर आप लोग के पास है तभी बनेगा सब क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कार्बन कोड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अगर होता तो मैं बता देता। क्लियर है, टॉलरेंस वगैरह याद रखिएगा जो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ। क्लियर है, चलिए इसके साथ साथ एक और टॉलरेंस का वैल्यू था, याद रख, देखिए इसमें टॉलरेंस का वैल्यू होता है, इसमें याद रखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग को पूछता है जे के लिए, देखिए एक होता है जे के लिए, कलर को चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टॉलरेंस में आप लोगों को जे का वैल्यू पूछता है, फिर आप लोग का के लिए पूछता है, फिर एम के लिए पूछता है, उसके साथ साथ एन के लिए पूछता है, एक एफ के लिए पूछता है। तो सारे को याद करिएगा। सबसे पहले एफ सबसे कम होता है, यानी 1% होता है। जे के लिए बातें करना चाहते हो तो इसका +-5 होता है। के लिए बात करना चाहते हैं तो +-10 होता है। वही एम के बारे में बातें करना चाहते हैं तो +-20 होता है। अब एन के लिए जो था +-40 होता है। ये सारी चीज़ों को आप लोग को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं आप लोग के बीच में आज पूरे के पूरे डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखेंगे। फिर से फ्रेंड्स आप लोग जाते जाते लिख दीजिएगा बीबी रॉय। अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आप लोग को मैं जो ट्रिक बोला था उस चीज़ को लिख दीजिएगा, तो आप लोग को काफ़ी अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। तो मैं क्या बताया था, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीबी बोलते हैं, आगे बीबी बोलेंगे, बीबी रॉय, बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन कीजिएगा, वेरी गुड वाइफ कीजिएगा। हर वाइफ चाहते हैं उसके पास सोना और क्या हो, चांदी। इस टाइप से आप लोग लिख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए 42 नंबर हो चुका है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 43 नंबर, एक चालक में पैदा हुए उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बातें करना चाहते हैं फार्मूला के बारे में। देखिए ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे अब तक। देखिए आप लोग जूल के तापमान नियम पढ़ेंगे तो एच का फार्मूला क्या होता है, ऑलमोस्टली पढ़ेंगे I² होता है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चलेगा तो देखिए यहाँ पे 3 फार्मूला आ रहा। सबसे पहले एच क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर कीजिएगा। फिर एच जो होता है आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का, उसी का एच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी का होता है। तो यहाँ बोला किसके वर्ग के समानुपाती होते हैं, नहीं करंट के होंगे। तो करंट है, ऑलमोस्टली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और याद रखिए यह जूल के नियम पे आधारित होती है। क्लियर है, इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा एक कैलोरी, देखिए जूल के नियम में याद रखिए एक कैलोरी का वैल्यू आता है। तो ऑलमोस्टली पढ़ाया था एक कैलोरी का वैल्यू होता है 4.82 जूल होता है। क्लियर है, और उसी के साथ एक जूल के वैल्यू जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग होता है। इस चीज़ को भी याद आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी सिद्धांत पे देखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर, विद्युत बल्ब आदि कार्य करता है। नाइक्रोम का तार का गलनांक क्या होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए नाइक्रोम का तार एक मिश्र धातु है जो कि निकेल और क्रोमियम का बना होता है। क्लियर है, तो इसका गलनांक के बारे में बात करना चाहते हैं तो इसका जो गलनांक होता है 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी को अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। कोई बातें करना चाहते हैं टंगस्टन का, तो देखिए टंगस्टन का संकेत होता है डब्ल्यू। इसका जो होता है आप लोग का क्लास 10 का क्वेश्चन, तो 3470 डिग्री सेल्सियस होता है। और कार्बन फिलामेंट का जो होता है आप लोग देखे भी होंगे तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉर्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा टॉर्क में कमी को रोकने के लिए किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखते हैं। तो हमेशा इसमें हम लगता है यूनिवर्सल मोटर के बीच में, यूनिवर्सल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है, याद रखिए यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह AC और DC दोनों पे अप्लाई करता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को कैसा रखा जाता है। तो देखिए बोला कैसा रखा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्ट करने के उपयोग के समय प्रारंभ में स्टार्टर के प्रतिरोध को हमेशा अधिकतम रखते हैं। क्या रखते हैं, अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, कहाँ रखते हैं, अधिकतम। चलिए
किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है? तो देखिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग बैटरी चार्जर में करते हैं? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग लिखेंगे, क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग करते हैं उच्च वोल्टेजता से, यानी हाई वोल्टेज से। देखिए लिख दीजिएगा हाई वोल्टेज, यानी उच्च वोल्टेजता से आप लोग लो वोल्टेजता, यानी उच्च वोल्टेजता को निम्न वोल्टा में बदलने के लिए करते हैं, यानी हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने के लिए हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और बैटरी चार्जिंग के लिए निम्न वोल्टा की आवश्यकता। ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं बैटरी जो चार्ज करते हैं उससे कोई लो वोल्टेज की जरूरत होता है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में एक चीज़ आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसमें आप लोग का जो देखिए ये इसमें देखिए कॉइल की संख्या, एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी। तो स्टेप डाउन में हमेशा याद रखिएगा प्राइमरी कॉइल की संख्या अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर है? और इसके साथ साथ याद रखिएगा जो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो लगा होता है उससे बोलते हैं लोड। क्या बोलते हैं फ्रेंड? लोड बोलते हैं। और जो प्राइमरी कॉइल के साथ जो जुड़ा होता है उससे बोलते हैं सप्लाई। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक का पहचान करें। सबसे पहले एम है, यानी मोटर हो गया। अब देखिए इस टाइप से अगर आता है तो उसमें बोलते हैं डीसी मोटर। तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डीसी मोटर। देखिए क्योंकि देखिए इसमें धारा क्या है? सिंपल वे में जा रहा, तो डीसी मोटर। तो ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। और इसका जो रेटिंग होता है एचपी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? एचपी में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डिस्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा धारा एक ही दिशा बनाए रखती है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा डिस्ट धारा में, देखिए डिस्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी धारा एक ही दिशा में प्रवाहित करती है? तो ऑलमोस्टली ईएमएफ बोलते हैं, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा जनित्र के समय यह उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है तथा मोटर में यह विद्युत विरोधी वाहक बल बन जाता है, जिसका मान क्या होता है? तो ऑलमोस्टली ईएमएफ के वैल्यू निकालेगा तो ईबी। तो ईबी का फॉर्मूला आप लोग निकालते हैं। सबसे पहले फाई करते हैं, पी करते हैं, एन जेड, बाई क्या करते हैं? 60 ए करते हैं, 60 ए करते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब 49 हो गया, हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। 8:07। देखिए जब सोडियम पेपर लैंप का स्विच ऑन किया जाता है तो इसकी उपस्थिति, यानी क्या किसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग का प्रकाश देता है? तो हमेशा याद रखें जब सोडियम पेपर लैंप्स का स्विच ऑन किया जाता है तो नियॉन की उपस्थिति के कारण यह रंग क्या देगा? लाल देगा। तो नियॉन तो ऑप्शन है, ऑलमोस्टली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी कि नियॉन की उपस्थिति के कारण यह रंग कैसा देता है? लाल देता है। क्लियर है? तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है सोडियम वाष्पित होना शुरू होते हैं और लैंप लास्ट में क्या हो जाता है? तो लास्ट में जो लैंप हो जाता है वह ऐसा कलर होता है, यानी कि पीला कलर हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हेयर ड्रायर। तो हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। हमेशा यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है? देखिए आप लोग को एक साइन वेव, सबसे पहले साइन वेव अगर आप लोग बनाएंगे तो देखिए साइन का आप लोग बनाइए, तो साइन वेव के लिए आप लोग इस टाइप से बनाए होंगे। क्लियर है? तो बोला इसका धनात्मक होता है। देखिए आप लोग का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाता है? 90 में जाता है। तो ऑलमोस्टली देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 90 में जाता है, तो राइट आंसर होगा 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो याद रखिए एक साइन वेव का अधिकतम जो मान होता है वह 90 डिग्री पे होता है। कितना पे होता है ये? 90 डिग्री पे होता है। क्लियर है? और याद रखिए प्रतिवर्ती धारा में धारा के वेग के रूप, यानी कि प्रतिवर्ती जो धारा होती है, अल्टरनेटिंग जो करंट होती है वो आप लोग का साइन वेव के रूप में चलती है। क्लियर है? चलिए अब इसका फार्मूला निकालना चाहते हैं तो आई के लिए लिखिएगा आई मैक्सिमम लिखिएगा, फिर साइन कीजिएगा ओमेगा टी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिए एक साइकिल, तो एक साइकिल में यानी एक चक्र बराबर जो होता है या 2 पाई रेडियन चलता है, 2 पाई रेडियन चलता है। क्लियर है? और 2 पाई रेडियन का जो वैल्यू होता है वह 360 इलेक्ट्रिकल होता है, यानी कि बोलेगा कितना इलेक्ट्रिकल करता है तो 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल करता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इलेक्ट्रोप्लोटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य अवश्य किया जाना चाहिए? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था इलेक्ट्रोप्लोटिंग शुरू करने से पहले किस कार्य को? तो सबसे पहले सफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक ईएमएफ का विरोध करता है। तो ऑलमोस्टली याद रखिएगा बैक ईएमएफ जो है ना
किसका बैक ईएमएफ का विरोध करता है, तो ये हमेशा एप्लीकेबल ईएमएफ का करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी को कीजिएगा, यानी कि बैक ईएमएफ हमेशा एप्लीकेबल ईएमएफ का विरोध करता है। अब देखिए यह जो होता है लेंज के नियम के अनुसार कार्य करता है। क्या करता है? लेंज के नियम के अनुसार। देखिए सबसे पहले फैराडे के नियम बारे में पढ़ेंगे, तो फैराडे ने ये बोला था कि ईएमएफ किसी पर लागू होता है, लेकिन लेंज ने ये बोला कि अगर ईएमएफ लागू होता है ना तो उस पर वो विरोध भी करेगा। तो विरोध के कारण ही हम लोग देखिए ई का जो देखिए अगर ई का फॉर्मूला आप लोग अगर लिखते हैं एन इजकल टू डी⁵/dt, तो ये हो गया फैराडे का नियम। क्या हो गया? डी⁵/dt फैराडे का सेकंड लॉ हो गया। लेकिन अगर माइनस लगा देते हैं ना तो ये लेंज का नियम हो गया। क्लियर है? तो लेंज के अकॉर्डिंग माइनस लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है या फिर डीसी को एसी में करता है, लेकिन ये कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन है तो एसी को डीसी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दिया, यानी एसी को डीसी में बदलता है। क्लियर है? इसके साथ साथ यह एक प्रकार का मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। कैसा होता है? ये मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। यह सामान्य रूप से हाई ड्रन कॉपर के सेगमेंट के बने होते हैं। क्लियर है? और साथ साथ याद रखिएगा यह डीसी मोटर में अगर बातें करना चाहते हैं डीसी मोटर में, तो हमेशा याद रखिएगा यह डीसी मोटर में जो होता है यह डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को किस में बदलता है? वह एसी में बदलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रोटर शाफ्ट को मदद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बेयरिंग आमतौर पर होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा रोटर शाफ्टर को मदद करने के लिए जो बेयरिंग होते हैं वो हमेशा बॉल बेयरिंग होते हैं। क्या होते हैं? बॉल बेयरिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल क्या होते हैं? तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स देखिए दो चुंबकीय बीच जो कार्यरत बल होते हैं, सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे फार्मूला क्या होता है चुंबकीय बल का। तो एफ बराबर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 1/4 पाई। देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं तो चुंबकीय बोल रहा तो 1/4 पाई लिखते हैं, 1/4 पाई लिखते हैं, एप्सिलॉन करते हैं। क्लियर है? इसके बाद दोनों मैग्नेटिक जो होते हैं m1 × m2 करते हैं, बाय जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर करते हैं, तो r²। तो देखिए दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच कार्यरत बल क्या होता है? उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दूरी के पहला बोला समानुपाती, तो मोस्टली आप लोग देखिए ये गलत हो गया। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होते हैं, दूरी के वर्ग के समानुपाती नहीं होते हैं, बल्कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ये कूलॉम्स के नियम के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। क्लियर है? चलिए अब फ्रेंड्स इसका फार्मूला याद रखिएगा। देखिए ऐप का जो मैं फार्मूला लिखा था यहाँ से लिखिए तो 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन कीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिए m1 लिखिए, चार m1 × m2 कीजिएगा, बाय r² कीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए 57 हो गया। अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च रेटिंग से आवेशित और निरावेशित किया जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जब भी एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित करते हैं तो हमेशा यहाँ पे याद रखिए बकलिंग होता है। क्या होता है? ये बकलिंग होता है। क्या होता है? ये बकलिंग होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या आइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी को कीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिखा उच्च करंट से आवेश से निरावेशित किया था। तो हमेशा देखिए एक होता है बूस्ट, तो बूस्ट जो होता है वो लो से हाई करता है, लो से हाई जो करता है उसको बूस्टर बोलते हैं, और जो हाई से जो लो कर रहा है उसे बोलते हैं बकलिंग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉट संयोजन को बदलने में उपयोग किया जाता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिएगा स्कॉट संयोजन का प्रयोग हम लोग करते हैं 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज। देखिए मैं आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, तो 3 फेज की आपूर्ति को अगर आप लोग को 2 फेज में बदलना है तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो स्कॉट को क्या बोलते हैं फ्रेंड? स्कॉट को हम लोग पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं टीटी कनेक्शन। क्या बोलते हैं? टीटी कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो स्कॉट संयोजन का प्रयोग करते हैं। तो ऑलमोस्टली 3 फेज को हम लोग किस में बदलते हैं? 2 फेज के लिए। तो ऑप्शन है ऑलमोस्टली ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसे टीटी कनेक्शन भी कहते हैं। छत्ता पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है? और मोस्टली फ्रेंड छत पंखा का घूमने वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बॉडी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बॉडी। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ याद रखिए इसमें अस्थायी संधारित्र प्रेरण का प्रयोग करते हैं। इसका जो रोटेशन होता है वह 450 RPM होता है। क्या होता है? 450 RPM होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ढोलक यानी ऑसिलेटर ज़्यादा स्थिर रहता है? और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर, जिसको बोलते हैं CCO। तो क्रिस्टल कंट्रोल ऑसिलेटर जो होता है वह सबसे ज़्यादा स्थिर रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? सबसे पहले याद रखिए बीजेटी में कुछ 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है एमीटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। तो ऑप्शन है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 को क्लिक करिए, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है?
चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एलईडी अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा, तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखे। देखिए इंफ्रारेड, देखिए इंफ्रारेड एलईडी जो होता है ना वो एक प्रकार का अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? तो मोस्टली फ्रेंड्स स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? तो ढीला कनेक्शन हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिवर्तक को सिंक्रोनाइज करने की दो विधियां हैं। तो पहला जो आप लोग का विधि होती है, देखिए इसमें प्रतिवर्तक को सिंक्रोनाइज करने की दो विधि होती है। पहला याद रखिएगा फ्रेंड, एक होता है लैंप विधि होता है, एक होता है सिंक्रोनस विधि होता है। लैंप विधि होता है, एक होता है सिंक्रोनस विधि। तो ऑप्शन है ऑलमोस्टली देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एंड 66 नंबर क्वेश्चन इज नाउ। तो देखिए क्वेश्चन लिख रहा, किस कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत ढंग से बदलता है? तो हमेशा याद रखिए विपरीत से देखिए निम्नलिखित में से किस पर कंडक्टर का प्रतिरोध विपरीत रूप से बदलता है? तो कंडक्टर का बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ऑलरेडी जानते होंगे रेजिस्टेंस जो आप लोग का होता है, ये लिखिएगा तो रो होता है, लेंथ बाय एरिया होता है। क्लियर है? तो देखिए आप लोग का इसमें बताना चाहता हूँ टेम्परेचर के समानुपाती होता है, यानी इसके समानुपाती हो जाएगा। फिर देखिए रेजिस्टिविटी का भी समानुपाती होती है, लेंथ का भी होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या होगा? विपरीत होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ याद रखिए पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होती है। अब प्रतिरोध का ऐसे मात्रा क्या होता है फ्रेंड? तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे, इसका फार्मूला होता है ओम होता है। क्लियर है? चलिए मेरे यहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ गया, चलिए इसको भी मैं पूरे का पूरे एक बार में ऑपरेशन करवा देता हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखते हूँ, सबसे पहले अभी जो फार्मूला लिखा हूँ देखिए आर, तो आर का मैं फार्मूला क्या लिखा फ्रेंड? रो लिखा हूँ, लेंथ बाय एरिया। अब देखिए इसका अपोजिट करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा जादू दिखा रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? तो कंडक्टेंस होता है, जी से रिलेटेड करते हैं। ठीक है? और इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वह सिग्मा होता है। क्या होता है? ये सिग्मा होता है। अब हम लोग ए को ऊपर कर देंगे और एल को नीचे कर देंगे। ये भी आप लोग के बीच में एक फार्मूला आ गया, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आप लोग को 3 चीज़ सिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, तो जी फॉर फ्रेंड्स बोलते हैं जी यानी हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का ऐसा ही अगर मात्रा बोलता है तो ओम इन्वर्स कीजिएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं MHO ही बोलते हैं, MHO ही बोलते हैं या फिर सैमन भी बोलते हैं। क्लियर है? ये आप लोग का आ गया, ये आप लोग का आता है सिग्मा। तो सिग्मा का यूनिट जो लिखिएगा ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स कर सकते हैं। क्लियर है? इसके साथ एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। यहाँ से ये निकल गया। अब देखिए एक और निकालता हूँ, देखिएगा सबसे पहले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कैसे मतलब क्या? ओम हो गया। और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या करें? ओम मीटर हो गया। क्लियर है? लेंथ का क्या करेंगे? तो मीटर हो गया। एरिया का क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर। देखिए एक क्वेश्चन से मैं 10 क्वेश्चन निकाल दिया हूँ, तो इस टाइप से आप लोग पढ़िए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो स्पेसिफिक जो प्रतिरोध होता है वह पदार्थ की प्रकृति के साथ साथ टेम्परेचर पर निर्भर करता है। लेकिन प्रतिरोध जो होता है मैं आप लोगों को बताया था, प्रतिरोध किसके किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई हो गया, तापमान हो गया, उसके साथ साथ एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 आ गया। 3 समान बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं और ये एक साथ शक्ति M को अलग करते हैं। अगर अब बल्ब समांतर में जुड़े तो शक्ति का प्रसार क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले लोग इसको अगर बनाएंगे तो देखिए 3M है, ये तीन समान बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं, तो ऑलमोस्टली सबसे पहले 3 देखिए हम लोग सीरीज बना रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप से हम लोग जोड़ दिए। तो बोला 3 समान बल्ब श्रृंखला में जुड़े हैं, ये एक साथ शक्ति M को अलग करते हैं। फिर बोला अब ये बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो शक्ति का प्रसार क्या होगा? तो देखिए इसको अगर आप लोग बनाइएगा सबसे पहले P इक्विवेलेंट निकालिएगा। तो हम लोग अगर यहाँ निकालेंगे तो ये क्या 3M हो जाएगा, फिर यहाँ कीजिएगा तो 3M हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 3M हो जाएगा। अब यहाँ पे तीनों को जोड़िए तो ऑलमोस्टली निकालेगा तो 9M होगा। ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा हुआ है क्या हो जाती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, जब संधारित्र को तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा रखते हैं तो संधारित्र आवेशित हो जाती है। क्या होती है? आवेशित हो जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यानी कि चार्जेबल हो जाएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके साथ साथ याद रखिएगा, देखिए
इसका पोटेंशियल बढ़ जाता है, क्लियर है। और कैपेसिटर क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहण करता है, अभी जस्ट में बताया था, ये विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहण करता है। अब इसका संग्रहित ऊर्जा निकालेगा तो ई का जो फार्मूला था हाफ लिखेगा सी वी स्क्वायर के लिए, क्लियर है। और सी का जो फार्मूला होता है क्यू बाय वी होता है, क्यू बाय वी होता है, क्यू फोर होता है कूलम, तो सॉरी चार्ज का समय कूलम होता है, अब विभवांतर वोल्ट होता है, तो कूलम प्रति वोल्ट को हम लोग बोलते हैं फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैराड बोलते हैं, यानी FARAD, ये फैराड होता है, क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा विद्युत धारिता को सी से डिनोट करते हैं, सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा भी, इसी को बोलते हैं फैराड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, FARAD, क्लियर है। चलिए, और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे एक फैराड बराबर कितना था, 3600 कूलम होता है, 3600 कूलम होता है, यानी इस चीज़ को कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 माइक्रो फैराड के 3 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हैं तो समान धारिता का मान क्या होगा। देखिए आप लोग को बोला ना, ये आप लोग को श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ऑलमोस्टली मैं अभी आप लोग को जस्ट बताया था, जब भी कैपेसिटर आप लोग का श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इसको हम फार्मूला लिखते हैं 1/C1, 3 को, तो 1/10 करेंगे, फिर 1/10 करेंगे, फिर 1/10 करेंगे, क्लियर है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग का 3/10 आएगा। अब इसको अब देखिए 1/C1 निकालते हैं, तो ऑलमोस्टली इसको अपोजिट कर दिया, 10/3 कीजिएगा तो 3.33 आएगा, 3.33 माइक्रो फैराड। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, या फिर इसका ट्रिक होता है आप लोग को टोटल लिख दीजिएगा, अब बाय एन, तो एन से डिवाइड करिए, तो 3.33 हमेशा माइक्रो फैराड में होगा, माइक्रो फैराड में होगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सिंक्रोनस निकालेंगे, तो एनएस निकालने के लिए फार्मूला आता है 120 इंटू एफ, तो एफ का वैल्यू 50 हर्ट्ज है, और यहाँ पे पी का वैल्यू देगा 6 है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन कीजिएगा, तो ऑलमोस्टली देखिएगा तो आप लोग को सामने 1000 RPM आएगा, यानी कि रोटेशन पर मिनट आएगा, तो राइट आंसर होगा 1000 रोटेशन पर मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध निकालना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड देखिए, ये आप लोग देखते हैं ये तीनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो तीनों पैरेलल में सभी का 3/3 कर देंगे, यानी इसका वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए ये भी पैरेलल में है, तो 2/2 करेंगे तो ये भी आप लोग का 1 आ जाएगा, तो यानी एक एक कीजिए तो कितना आएगा, 2 ओम आएगा, तो 2 ही आएगा ना ये। अब यहाँ पे एक और दे रहा था 2 और 1 कितना आ गया, 3, तो ऑलमोस्टली इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग के बीच में आंसर जो आएगा 3 ओम, ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। ये ऑप्शन क्या ऐसे ही बना, इसी प्रकार बना सकते थे। 250 वोल्ट के द रेजिस्टेंस रेशियो ऑफ द टू बल्ब्स ऑफ 500 एम्पियर एंड 200 एम्पियर रेटेड एट 250 वोल्ट विल बी। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप लोग को रेट निकालना है, ऑलमोस्टली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वाट में लिख रहा है, तो ऑलमोस्टली जानते हैं पी का फॉर्मूला क्या होता है, V² क्या होता है, आर होता है, तो यहाँ से आर का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ऑलमोस्टली V² क्या निकालेगा, पी निकालेगा, क्लियर है। अब देखिए हम लोग V का वैल्यू देखेंगे, तो आप लोग देखिएगा तो V का वैल्यू पहला में लिख रहा है आप लोग 250, यहाँ से हम लोग रिलेशन निकालेगा, तो देखिए ये R1 का निकालेगा तो आप लोग को इस टाइप से करना पड़ेगा, वही R2 अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, V² कांस्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे R2 P2 लिख देंगे। अब निकालिए तो हम लोग क्या करें, 2 बल्बों के लिए सबसे पहले R1 निकाले, तो ऑलमोस्टली R1 का वैल्यू निकाले, तो यहाँ पे लिखेंगे V², क्या लिखे, V² P1 करेंगे। अब सॉल्व कीजिए तो V² का वैल्यू लिखिए तो 250 है ना, तो इसको 2 बार दे देंगे, यानी 250 इंटू 250 कीजिएगा, पावर इसका था 500। अब सॉल्व कीजिए, 250 का पहाड़ा में 250 आता है, 500 आता है 2 बार में। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि यहाँ से इसको सॉरी 250 नीचे 500 है, तो ये 2 बार आएगा ना, हाँ, तो यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 का पारा में 250 आएगा 125, यानी इसका वैल्यू 125 आ रहा। उसी प्रकार देखिए R2 के लिए चलते हैं, तो इसके लिए भी अगर आप लोग कीजिए तो वोल्ट कितना था, 250 इंटू 250 कर देंगे, और अब वाट के लिख रहा था 200 वाट, तो देखिए 5 बार में ये कट गया, आप लोग का ये 4 बार में कट गया। अब आप लोग को सॉल्व करना था, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में एक ही साथ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 250 गुना 250 कर दिए, यानी 250 का स्क्वायर कर दिए, नीचे ये लिखेंगे 500 वाट। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी लिखेंगे 250 इंटू 250 लिखेंगे, बट्टा इसका वाट है 200, तो ऑलमोस्टली देखिएगा ऊपर वाला दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो, ये कैंसिल हो गया, तो आप लोग देखिए ये 0 0 कैंसिल 0 यानी 1/5 रेशियो क्या आएगा, 1/2, तो ऑलमोस्टली सॉल्व किया तो 2:5 आ जाएगा, क्या आएगा 2:5, यानी R1 का वैल्यू 2 और R2 का वैल्यू 5 था, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करिएगा। तो थोड़ा सा माइंड आप लोग को लगाना पड़ेगा। चलिए सिंक्रोनस मशीन के बारे में बोला, इन सिंक्रोनस मोटर इज रिक्वायर्ड, तो ऑलमोस्टली मैं बताना चाहता हूँ सिंक्रोनस मोटर में हमेशा 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट और दिस धारा की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लियर। तो हम इसे याद रखिए, सॉरी एक धारा नहीं लिख रहा, याद रखिए सिंक्रोनस मोटर में हमेशा 3 फेज अल्टरनेटिंग करंट और डिस धारा का प्रयोग करते हैं, क्लियर है।
चलिए याद रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर एक नियत यानी कांस्टेंट स्पीड पर चलने वाली मोटर होता है और इसी गति को यानी देखिए ऐसा मोटर जो कि एक नियत गति यानी कि एनएस का वैल्यू होता है 120/F/P, इस गति से जो चलता है उसे बोलते हैं सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। क्लियर है। और सिंक्रोनस मोटर को डबली एक्साइटर मोटर भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड देखिए डबली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाइंडिंग अर्थात स्टेटर और रोटर को सप्लाई देना होता है। क्लियर है। चलिए इसमें याद रखिए, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं। स्टेटर मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डबली एक्साइटेड मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबली DOUPLY, इसे बोलते हैं डबली एक्साइटेड मोटर, एक्साइटेड मोटर बोलते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड, क्योंकि इसका जो दोनों वाइंडिंग जो था एक स्टेटर से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, एक स्टेटर से जुड़ा था और मोस्टली एक और जो जुड़ा था वो रोटर से जुड़ा था। किससे जुड़ा था, रोटर से। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो स्टेटर से जुड़ा था वह AC को सप्लाई करता है। किसको करता है, AC को सप्लाई करता है। और जो रोटर से जुड़ा होता है वह DC को सप्लाई करेगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं बचा, बस कुछ क्वेश्चन बचा है। देखिए पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, पोर्टेबल ड्रिल में हमेशा यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए पोर्टेबल ड्रिल में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। इस मोटर का उच्च प्रारंभिक टॉर्क तथा उच्च गति होती है। और याद रखिए यूनिवर्सल मोटर जो हमेशा साइन फेज AC मोटर पर कार्य करती है। क्लियर है। और इसका संचालन AC और DC दोनों पर होता है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, तो 75 नंबर ये रहा, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स याद रखिए, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो ऑप्शन नंबर A को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। चलिए ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन, पूरा मैं पूरे का डिस्कस कर दिया हूँ। कहीं आंसर किसी को कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। ये रहा। चलिए ऑलमोस्टली आप हमको देख सकते हैं, मैं क्या हूँ देख सकते हैं। क्लियर है। मैं भी देख सकता हूँ, मेरा ये है, यही मैं हूँ। क्लियर, जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग के बीच में, तो ये हूँ। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हूँ और आप लोग के बीच में मैं आप लोग के बीच में डिस्कस करूँगा आप लोग को, यानी कि आप लोग का 5 सेट और बच चुका, 5 को मैं क्लियर कर दूँगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच।